हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। हम लोग पढ़ रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 क्लास 12 हिस्ट्री का बुक है एनसीईआरटी। और तीसरा बुक है जिसका कि हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 है और तीनों बुक्स में 15 चैप्टर हैं, तो उस हिसाब से 1 2 के बाद 3 है, तो ये चैप्टर 10 है। लेकिन है इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। उसका हमने 2 पार्ट डाल दिया है, पहले उसको देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.3 सी, यानी कि 3 जो टॉपिक है हमारा, उसका थर्ड सब टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक जो था वो है रिवोल्ट इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन, हम लोग पढ़ रहे थे, उसका ये थर्ड सब टॉपिक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेप्ट। रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेप्ट, राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन वॉज मेड इन 1820। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। द रेवेन्यू दैट वॉज डिमांडेड वॉज सो हाई दैट इन मेनी प्लेसेस पीजेंट्स डिजर्टेड देयर विलेजेस एंड माइग्रेटेड टू न्यू रीजन्स। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। In areas of poor soil and fluctuating rainfall, the problem was particularly acute. When rains failed and harvests were poor, peasants found it impossible to pay the revenue. जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी, खासतौर पर समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। However, the collectors in charge of revenue collection were keen on demonstrating their efficiency and pleasing their superiors. So they went about extracting payment with utmost severity. When someone failed to pay, his crops were seized and a fine was imposed on the whole village. फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे। इसीलिए वे अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। By the 1830s, the problem became more severe. 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। Prices of agricultural products fell sharply after 1832 and did not recover for over a decade and a half. सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। This meant a further decline in peasants' income. At the same time, the countryside was devastated by a famine that struck in the years 1832 to 4. इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। 1/3 of the cattle of the Deccan were killed and half the human population died. Those who survived had no agricultural stocks to see them through the crisis. Unpaid balances of revenue mounted. दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई, और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगीं। हाउ डिड कल्टिवेटर्स लिव थ्रू सच ईयर्स? ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे? हाउ डिड दे पे द रेवेन्यू, प्रोक्योर देयर कंजम्पशन नीड्स, परचेज देयर प्लॉट्स एंड कैटल्स और गेट देयर चिल्ड्रन मैरिड? उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे अथवा बच्चों की शादियाँ कैसे की? इनएविटेबली दे बोरोड। यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। रेवेन्यू कुड रेयरली बी पेड विदाउट अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था। बट वंस अ लोन वॉज टेकन द रियॉट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे इट बैक। लेकिन रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो जाता था। एज डेप्ट माउंटेड एंड लोन्स रिमेन अनपेड, पीजेंट्स डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स इंक्रीज्ड। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गईं और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। दे नाउ नीडेड लोन्स इवन टू बाई देयर एवरीडे नीड्स एंड मीट देयर प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर. By the 1840s, officials were finding evidence of alarming levels of peasants' indebtedness everywhere. अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे।
By the mid 1840s, there were signs of an economic recovery of sorts. Many British officials had begun to realize that the settlement of 1820s had been harsh. 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। The revenue demanded was exorbitant, the system rigid, and the peasant economy on the verge of collapse. So the revenue demand was moderated to encourage peasants to expand cultivation. After 1845, agricultural prices recovered steadily. Cultivators were now extending their acreage, moving into new areas and transforming pasture land into cultivated fields. मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। इसीलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमत धीरे धीरे बढ़ती गई। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। बट टू एक्सपैंड कल्टीवेशन पीजेंट्स नीडेड मोर प्लॉक्स एंड कैटल्स। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे। दे नीडेड मनी टू बाई सीड्स एंड लैंड्स। फॉर ऑल दिस दे हैड टू टर्न वंस अगेन टू मनी लेंडर्स फॉर लोन्स। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर से पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। फोर्थ सब टॉपिक है देन केम द कॉटन बूम, यानी फिर कपास में तेजी आई। बिफोर द 1860s 3/4 ऑफ द रॉ कॉटन इम्पोर्ट्स इनटू ब्रिटेन केम फ्रॉम अमेरिका। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स हैड फॉर लॉन्ग बीन वरीड अबाउट दिस डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन सप्लाईज। What would happen if this source was cut off? Troubled by this question, they eagerly looked for alternative sources of supply. ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के वे निर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर ये स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़ी उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। In 1857, the Cotton Supply Association was founded in Britain, and in 1859, the Manchester Cotton Company was formed. 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू इनकरेज कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सुटेड फॉर इट्स ग्रोथ। उनका उद्देश्य दुनिया को हर भाग में कपास के उत्पादन का प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। इंडिया वॉज सीन एज अ कंट्री दैट कुड सप्लाई कॉटन टू लैंकाशायर इफ द अमेरिकन सप्लाई ड्राइड अप। लैंकाशायर, ओके। इट पोसेस्ड सुटेबल सॉइल एंड क्लाइमेट फेवरेबल टू कॉटन कल्टीवेशन एंड चीप लेबर। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। When the American Civil War broke out in 1861, a wave of panic spread through cotton circles in Britain. जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र, मंडी तथा कारखानों में तहलका मच गया। Raw cotton imports from America fell to less than 3% of the normal. From over 20 lakh bales of 400 from over 20 lakh bales in 1861 to 55,000 bales in 1862. तो अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास की आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें, हर गांठ 400 पाउंड की, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ऑफ 400 LBS ईच आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। Frantic messages were sent to India and elsewhere to increase cotton exports to Britain. In Bombay, cotton merchants visited the cotton districts to assess supplies and encourage cultivation. भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। As cotton
soared, export merchants in Bombay were keen to secure as much cotton as possible to meet the British demand. So they gave advances to urban sahukars, who in turn extended credit to those rural money lenders who promised to secure the produce. When there is a boom in the market, credit flows easily, for those who give out loans feel secure about recovering their money. बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था अधिकाधिक मात्रा में राशि उधार दे सके। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। These developments had a profound impact on the Deccan countryside. इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। The riots in the Deccan villages suddenly found access to seemingly limitless credit. दक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। दे वेयर बीइंग गिवन ₹100 एज एडवांस फॉर एवरी एकड़ दे प्लांटेड विथ कॉटन। उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए ₹100 अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार वर मोर देन विलिंग टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन्स। साहूकार भी दीर्घावधिक ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। While the American crisis continued, cotton production in the Bombay Deccan expanded. जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। Between 1860 and 1864, cotton acres doubled. By 1862, over 90% of the cotton imports into Britain were coming from India. 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। But these boom years did not bring prosperity to all cotton producers. लेकिन इन तेजी के वर्षों में भी सभी कपास उत्पादकों को समृद्ध प्राप्ति नहीं हो सकी। Some rich peasants did gain, but for the large majority, cotton expansion meant heavier debt. कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। क्रेडिट ड्राइज अप, ऋण का स्रोत सूख गया। When the boom lasted, while the boom lasted, the cotton merchants in India had visions of capturing the world market in raw cotton, परमानेंटली डिस्प्लेसिंग अमेरिका। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। The editor of the Bombay Gazette had asked in 1861, what can prevent India from supplanting the slave states of USA as the feeder of Lancashire? By 1865, these dreams were over. As the Civil War ended, cotton production in America revived and Indian cotton exports through Britain steadily declined. 1861 में बॉम्बे गजेट के संपादक ने पूछा, दास राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है? लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहां कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। Export merchants and sahukars in Maharashtra were no longer keen on extending long-term credit. महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। They could see the demand for Indian cotton fall and cotton prices slide downwards. उन्होंने यह देख लिया कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। So they decided to close down their operations, restrict their advance to peasants and demand repayment of outstanding debts. इसीलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। While credit dried up, the revenue demand increased. एक ओर तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। The first revenue settlement, as we have seen, was in the 1820s and 1830s. Now it was the time for the next. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था। एंड इन द न्यू सेटलमेंट द डिमांड वाज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली फ्रॉम 50 to 100%. हाउ कुड riots pay this inflated demand at a time when prices were falling and cotton fields disappearing?
और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रैयत उस हालत में जबकि कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। Yet again they had to turn to the money lender, but the money lender now refused loans. He no longer had confidence in the riot's capacity to repay. इसीलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाताओं की शरण में जाना पड़ा, लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उनकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, अन्याय का अनुभव। द रिफ्यूजल ऑफ मनी लेंडर्स टू एक्सटेंड लोन्स इनरेज द रियोट्स। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। What infuriated them was not simply that they had got deeper and deeper into debt, or that they were utterly dependent on the moneylender for survival, but that moneylenders were being insensitive to their plight. वे इस बात के लिए क्रोध में नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे थे, अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, बल्कि वे इस बात से ज़्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। द मनी लेंडर्स वर वायलेटिंग द कस्टमरी नॉर्म्स ऑफ द कंट्री साइड। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ी रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। Money lending was certainly widespread before colonial rule, and money lenders were often powerful figures. A variety of customary norms regulated the relationship between the money lender and the riot. पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफ़ी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मान्यता ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। This was meant to limit the money lenders' exactions and defined what could be counted as fair interest. Under colonial rule, this norm broke down. In one of the many cases investigated by Deccan Riots Commission, the moneylender had charged over rupees 2,000 as interest on a loan of rupees 100. In petition after petition, Riots complained of the injustice in such exactions and the violation of custom. एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये की मूलधन पर 2,000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। The riots came to see the moneylender as devious and deceitful. रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। They complained of moneylenders manipulating laws and forging accounts. वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की शिकायत करते थे। In 1859, the British passed a limitation law that stated that the loan bonds signified between moneylenders and the riots would have validity for only 3 years. This law was meant to check the accumulation of interest over time. 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। द मनी लेंडर हावेवर टर्न्ड द लॉ अराउंड फोर्सिंग द रियॉट टू साइन अ न्यू बॉन्ड एवरी 3 years. किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। When a new bond was signed, the unpaid balance, that is the original loan, and the accumulated interest was entered as the principal, on which a new set of interest charges was calculated. जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुआ संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। In petitions that the Deccan Riots Commission collected, riots described how this process worked and how moneylenders used a variety of other means to short-change the riot. They refused to give receipts when loans were repaid, entered fictitious figures in bonds, acquired the peasants' harvest at low prices, and ultimately took over peasants' property.
दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया है कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते थे तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे, बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे, किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। Deeds and bonds appeared as symbols of the new oppressive system. In the past, such deeds had been rare. तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे। द ब्रिटिश हाउएवर वेयर सस्पिशियस ऑफ ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एज वाज कॉमन इन द पास्ट। The terms of transactions they believed had to be clearly, unambiguously and categorically stated in contracts, deeds and bonds and regulated by law. Unless the deed or contract was legally enforceable, it had no value. किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और बंद पत्रों के साफ साफ, सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए और वे विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से प्रवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। Over time, peasants came to associate the misery of their lives with the new regime of bonds and deeds. समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंद पत्रों और दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण ही है। They were made to sign and put thumb impressions on documents, but they did not know what they were actually signing. उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें यह पता नहीं चलता था कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। They had no idea of the clauses that money lenders inserted in the bonds. They feared the written word, but they had no choice because to survive they needed loans, and money lenders were unwilling to give loans without legal bonds. उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था जो ऋणदाता बंद पत्रों पर में लिख देते थे। वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा, इसको पढ़ लेते हैं। द डेक्कन रिवॉल्ट कमीशन यानी दक्कन दंगा आयोग। व्हेन द रिवोल्ट स्प्रेड इन द डेक्कन, द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वाज इनिशियली अनविलिंग टू सी इट एज एनीथिंग सीरियस। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वरिड बाय द मेमोरी ऑफ 1857, प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे टू सेट अप अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट्स। The commission produced a report that was presented to the British Parliament in 1878. लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई सरकार की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। This report, referred to as the Deccan Riots Report, provides historians with a range of source for the study of the riot. यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द रिवॉल्ट्स स्प्रेड, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट साहूकार्स एंड आई विटनेसेस, compiled statistical data on revenue rates, prices and interest rates in different regions and collated the reports sent by the district collectors. आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। In looking at such sources, we have to again remember that they are official sources and reflect official concerns and interpretations of events. ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह फिर से याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। The Deccan Riots Commission, for instance, was specifically asked to judge whether the level of the government revenue demand was the cause of the revolt. उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच कराने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था। एंड आफ्टर प्रेजेंटिंग ऑल द एविडेंस, द कमीशन रिपोर्टेड दैट द गवर्नमेंट डिमांड वाज नॉट द कॉज ऑफ द पीजेंट एंगर, इट वाज द मनी लेंडर्स हु वर टू ब्लेम। और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी, इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। This argument is found very frequently in colonial records. This shows that there was a persistent reluctance on the part of the colonial government to admit that popular discontent was ever on account of government action.
इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ था। Official reports thus are invaluable sources for the reconstruction of history, but they have to be always read with care and juxtaposed with evidence culled from newspapers, unofficial accounts, legal records, and where possible oral sources. इस प्रकार सरकारी रिपोर्टें इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती हैं, लेकिन उन्हें वैसे सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैदिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों के संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। और ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोग को चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स जरूर मिल जाएंगे। जल्दी ही हम लोग इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और नोट्स भी लेते आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।